हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्ञान और आपका स्वागत है डिस्क्रिप्टिव ज्ञान चैनल में। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं ये दो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। दो लोगों का मीन्स यहाँ है दो ग्रुप के लिए। फर्स्ट ग्रुप वो है जो कि किसी भी लॉ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको लिखने को आता है कि एफआईआर क्या है, एफआईआर के प्रोसेसेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें। और सेकंड उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो ये जानना चाहते हैं कि एफआईआर होने के बाद क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को आज हम लोग क्लियर करेंगे कि एफआईआर हुई तो क्या, एफआईआर होने के बाद अगर कोई काम नहीं करता है तो क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो लॉ रिलेटेड के होते हैं या फिर आपके इर्द गिर्द के होते हैं, मैं उसके बारे में ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो टॉपिक है ये सीआरपीसी का है। सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता, ये हमारे यहाँ 1973 में लागू हुई थी। तो इसका ये टॉपिक है कि जब एफआईआर होती है तो क्या होता है। तो सबसे पहले एफआईआर के बारे में कोई डिफिनीशन नहीं दी गई है आपके सीआरपीसी में। मींस एफआईआर की डिफिनीशन तो नहीं है, पर एफआईआर का प्रोसेस क्या है ये आपका सेक्शन 154 बताता है सीआरपीसी का। अब बात होती है कि एफआईआर हम करने गए, तो मान लीजिए मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसके साथ कोई ऑफेंस हुआ है, और वो ऑफेंस किस टाइप का होना चाहिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, संज्ञेय अपराध। मेरे साथ कोई ऑफेंस हुआ, यानी मान लीजिए किसी ने मुझे मारा पीटा, तो मैं एक पुलिस स्टेशन में गया। वहाँ पे जो भी ऑफिसर इंचार्ज होगा, मैंने उससे कहा कि किसी पर्सन ने मुझे मारा है, ग्रीवियस हर्ट किया है। तो अब यहाँ पे दो तरीके से की जा सकती है एफआईआर। फर्स्ट नंबर कि मैं उसके पास गया और ओरली बयान दिया, मीन्स ओरल में बोला कि किसी ने मुझे मारा है। या फिर क्या हो सकता है, मैं रिटन में लिख के ले जा सकता हूँ कि किसी पर्सन ने मुझे मारा है, ये मेरा बयान है। तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, वो उसे नोट करेगा और वो क्या करेगा, वो मेरी सिग्नेचर लेगा। तो यहाँ पे एफआईआर का मतलब ये है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, उस कंडीशन में मैं पुलिस थाने में अगर ये चीज़ बोलूँ कि मुझे मारा गया है, पीटा गया है, तो वहाँ पे पहली रिपोर्ट, यानी अगर मुझसे पहले किसी ने आके रिपोर्ट कर दी तो मेरी रिपोर्ट पहली नहीं मानी जाएगी, मेरी दूसरी रिपोर्ट मानी जाएगी, बट उसकी फिर एफआईआर हो जाएगी। मींस मैंने पहले बार किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ पे दे दिया कि मेरे साथ ये घटना हुई है, और पुलिस ने पहली बार उसे नोट किया है, तो यही है एफआईआर। सिंपल वे में है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। बट अगर पुलिस ऑफिसर मना कर देता है, यानी कि वो आपका एफआईआर नहीं नोट करेगा, तो आपको क्या करना है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप एक रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप भेज सकते हो एसपी को। तो इस तरीके से आपका एसपी ऑफिस के थ्रू एफआईआर नोट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। यहाँ बात होती है एफआईआर हो गई आपकी। अब एफआईआर होने के बाद क्या होता है, सिंपल वे में है, सिंपल में समझना है। तो पुलिस है जो भी इन्वेस्टिगेट करेगा उसे ही हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोलते हैं। तो सबसे पहला वो क्या करेगा, वो जो मैंने एफआईआर की है उसका इन्वेस्टिगेशन वो करेगा। इन्वेस्टिगेशन को अन्वेषण भी बोलते हैं हिंदी में। तो उसका वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसका मतलब ये है कि वो जाएगा, देखेगा कि मुझे सच में किसी ने मारा है, अगल बगल वालों से पूछेगा, ये सारी चीज़ें। सेकंड कंडीशन होती है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। कब ऐसा नहीं करता है, जब मैंने मान लीजिए किसी भी पर्सन का नाम ले लिया है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने मुझे मारा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि मैंने एक नामजद एफआईआर दर्ज कराई है, तो कि किसी एक बंदे का नाम है, पता है, घर है, सारी चीज़ें पता है, तो वहाँ पे ये तुरंत इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा वो। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने मुझे एक झापड़ मारा था या गाली दी थी। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, बहुत ही कम गंभीर मामला है, यानी इतना ग्रीवियस टाइप का नहीं है कि पुलिस ऑफिसर अपने सारे काम छोड़ के तुरंत दौड़ जाएं कि आपको किसी ने गाली दे दी है, तो वो तुरंत उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। अब आते हैं, ये थोड़ा सा ये सभी लोगों को समझने वाली चीज़ है। ना तो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है, और ना ही वो मना कर रहा है, इनएक्टिव फॉर्म में बैठा हुआ है। जो सारी एफआईआर हुई है और जितना भी
काम अब तक हुआ है इन्वेस्टिगेशन का या नहीं हुआ है, ये सारी एक रिपोर्ट फाइल होकर मजिस्ट्रेट के पास जाती है, जो कि एक सीनियर ऑफिसर के द्वारा जाती है, जिसे भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो यहाँ पे अगर मजिस्ट्रेट ऐसा देखता है कि कोई काम नहीं हो रहा है, इनएक्टिव है, तो वहाँ के थ्रू मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है कि ये इन्वेस्टिगेशन आप करो। इसके लिए क्या है, ऑर्डर दे सकता है मजिस्ट्रेट। यहाँ आपको सिंपल मैनर में समझ में आ गया होगा कि एफआईआर क्या होता है और किस तरीके से होता है। बट जो लेडीज़ रिलेटेड ऑफेंस होते हैं, जैसे आप 376 के ऑफेंस ले लीजिए, 354 के ऑफेंस ले लीजिए आईपीसी में, तो वहाँ पे इनका थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है। वहाँ पे क्या है, जो एफआईआर होगा वो महिला ऑफिसर इंचार्ज के थ्रू ही लिखा जाएगा। वहाँ पे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस में होती है। ये एफआईआर का ही प्रोसीजर है, बट ये क्या होता है, ये थोड़ा सा और सिक्योर बनाता है एफआईआर को कि उस पीड़ित महिला का कोई नाम न जान पाए, उस पीड़ित महिला को किसी ऐसे पुलिस ऑफिसर के सामने बयान न देना हो जो कि पुरुष हो। इसीलिए यहाँ पे ये अलग से प्रोविज़न्स किए गए हैं। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आप दूसरे टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे मैंने एक सेक्शन लिखा है, ये उन लोगों के लिए है जो कि लॉ एग्ज़ाम के लिए हैं। यहाँ पे सेक्शन है 2H, H मीन्स हाउस वाला H, ओके। तो पुलिस ऑफिसर, जो ऑफिसर इंचार्ज है, वो कहाँ जाएगा, अन्वेषण करने जाएगा, इन्वेस्टिगेशन करने जाएगा। तो जब वो जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो वो घटना स्थल पर जाएगा, जिस जगह वो ऑफेंस हुआ है वहाँ जाएगा। सेकंड नंबर पे लोगों के बयान नोट करेगा कि मुझे किसी ने मारा है, तो वो बगल वाले से पूछेगा, पड़ोसी से पूछेगा, इन सारे लोगों से पूछेगा। थर्ड नंबर पे वो एविडेंस कलेक्ट करेगा। मान लीजिए कि उसने मुझे डंडे से मारा था या किसी और चीज़ से मारा था, तो ये सारी चीज़ों के एविडेंस वो कलेक्ट करेगा। साथ ही वो नक्शे बनाएगा। नक्शा मीन्स क्या होता है कि मैपिंग करेगा कि अगर कोई संगीन अपराध हुआ है तो वहाँ पे किस तरीके से हुआ है, किस घर में हुआ है, क्या सारी चीज़ें थी, किस लोकेशन पे हुआ है, ये सारी चीज़ों का वो नक्शा बनाएगा। क्योंकि उसके पास बहुत ढेर सारे ऐसे केसेस होते हैं जो हमेशा आते रहते हैं, तो उसको अपनी मेमोरी को स्टेबल रखने के लिए, याद रखने के लिए उसको ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी होगी, जो कि एक केस डायरी में मेंटेन होती हैं। उसका नाम होता है केस डायरी। और केस डायरी के बारे में अगर आपको पढ़ना होगा तो आप CRPC का सेक्शन 172 पढ़ सकते हैं। इसमें केस डायरी के बारे में कुछ डिटेल्स बताई गई हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं इसे शॉर्ट में ख़त्म करूँगा, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। बट फिर भी मैं आपको सारी चीज़ें कंपाइल करने की कोशिश करूँगा छोटे से वीडियो में। तो यहाँ पे अब मैंने बात की थी कि पुलिस क्या करेगी, 161 में साक्षियों की परीक्षा करती है। यानी जिस समय वो जाएगी वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या कर सकती है, वो साक्षियों की परीक्षा कर सकती है। कुछ ऐसी कंडीशन में होती है कि वो पुलिस थाने में भी बुला सकती है, किसी भी स्थान पे पुलिस बुला सकती है। बट अगर पुलिस जाती भी है तो वहाँ भी वो उन सारे के सारे साक्षियों की परीक्षा कर सकती है जो केस से रिलेटेड होंगे। ये नहीं कि वो किसी को भी उठा के कह दे कि आइए कुछ बताइए, नहीं, जो उस केस से पर्टिकुलर जिसके लिए FIR की गई है, उस केस से जो रिलेटेड होंगे उन्हीं से ये पूछेगा, या फिर जो उसके बारे में जानकारी रखते होंगे। इन दो कंडीशन में ही उनकी वो परीक्षा करेगी। अब सेकंड नंबर पे आता है सेक्शन 162। यहाँ पे है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे साक्ष्य दे रहा है, मीन्स जो भी कुछ बता रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसको क्या होगा कि पुलिस ऑफिसर राइट डाउन करेगा ही करेगा। ऐसा तो है नहीं कि उसने सुना और सारी चीज़ें छोड़ दी, तो वो राइट डाउन करेगा। तो यहाँ राइट डाउन करने पे क्या होगा, जब वो लिखेगा कोई भी, तो जिसने भी साक्ष्य दिया है वो साइन नहीं करेगा। अगर वो साइन करता है तो वो ख़राब हो जाता है। ख़राब होने का मतलब क्या होता है कि मान लिया जाता है कि उसमें सिग्नेचर कर दिया और वो अपने बयान से चेंज नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे सेक्शन 162 में उसको साइन नहीं करने दिया जाएगा। अब जो ये है उस पर जो ये लिख रहा है पुलिस ऑफिसर, जो उसने वो बनाई है, उसका यूज़ क्या क्या होता है। तो यूज़ एविडेंस एक्ट में होता है। जिस समय एविडेंस एक्ट हमारी बताती है कि प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से किसी भी चीज़ को पेश किया जाएगा, साक्ष्य लिए जाएंगे, किसी का एग्जामिनेशन किया जाएगा, ये सारी चीज़ें एविडेंस एक्ट बताता है। तो उसके सेक्शन 145 में
सेक्शन 32(1) में और सेक्शन 27 में इसका यूज़ होता है। इन सारे का यूजेस अलग अलग तरीके से एविडेंस एक्ट में होता है, तो आप इसको देख सकते हैं, आपको समझ में आए ठीक है। अदरवाइज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि सारे टॉपिक्स बहुत लंबे हैं, एक एक सेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ मैं सेक्शन वाइज थोड़ा सा कम बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको एक पूरी डिस्क्रिप्टिव नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें एक वीडियो में पूरी चीज़ कंपाइल हो जाए। और सेकंड, अगर आपको कोई भी और वीडियो देखनी है, जैसे इंडियन पॉलिटी की हो गई या फिर किसी और वीडियो में, तो आप आई बटन पे क्लिक करके इसे देख सकते हैं, जो ऊपर आपको शो कर रहा होगा। ओके, तो अब यहाँ पे बात होती है कि आपने सुना होगा कि मजिस्ट्रेट कन्फेशन लेता है, कि जो भी कोई बंदा है उससे कन्फेशन लेगा, यानी कि मैंने अपना अपराध कबूल कर लिया। तो लोग यूजुअली ये सुनते हैं कि मैंने अपराध कबूल कर लिया। यहाँ पे 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जिस समय जो मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 164 का बयान होता है, वो बयान 3 लोग दे सकते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन? जिसके साथ अपराध हुआ है, यानी कि वो पीड़ित व्यक्ति, जो कि साक्षी है, जो कि अभी आपने देखा जितने भी लोग साक्ष्य दे सकते हैं, और थर्ड ये पर्सन जो कि अभियुक्त है यानी एक्यूज्ड है। ये तीनों लोग यहाँ पे 164 में मजिस्ट्रेट के सामने अपना कन्फेशन दे सकते हैं। अब यहाँ कन्फेशन का जो मीन्स है वो अलग अलग में अलग अलग हो जाएगा। जैसे ये स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, स्टेटमेंट हमेशा ओथ पे होगा, इनका स्टेटमेंट ओथ पे नहीं होगा, यानी ये जो भी बात कहेंगे इनका स्टेटमेंट ओथ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस सेक्शन 24 एविडेंस एक्ट के कारण कन्फेशन में शपथ नहीं होती है। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आइए बात करते हैं, अभी मैंने आपको इस केस डायरी के बारे में बताया था। तो केस डायरी में जो भी है सेक्शन 172 में वो बताता है कि सेक्शन 161 में पुलिस क्या कर रही थी, भाई साक्षियों के बारे में पूछ रही थी, सारी जानकारी ले रही थी, तो वो केस डायरी में लिखेगी। उसकी डेली रूटीन उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या थी वो लिखेगी, क्या क्या उसको इन्फॉर्मेशन मिली वो लिखेगी। तो जो ये केस डायरी है ये किस लिए यूज़ होती है? तो यहाँ पे ये यूज़ होती है कोर्ट के लिए। कोर्ट इसको अपने लिए यूज़ करता है कि मंगवा सकता है, देख सकता है, और खुद पुलिस वाला अपने लिए यूज़ कर सकता है, एक्यूज्ड अपने लिए यूज़ नहीं कर सकता। अब सारी ये प्रक्रियाएं कंप्लीट हो गई। अब क्या होता है कि कोई मामला नहीं दिख रहा है कि मैंने जो FIR की थी किसी के लिए कि उन्होंने मुझे मारा था, कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिली। तो मेरा जो मैंने FIR किया था उसका क्या परिणाम निकला कि कुछ भी साक्ष्य नहीं मिला। तो जब कुछ नहीं मिलता है, मामला ही नहीं बनता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। किसको? एक्यूज्ड को। अब देखिए यहाँ पे गिरफ्तारी की कंडीशंस अलग अलग समय पे अलग अलग होंगी। FIR हुई, ठीक है, पुलिस इनको गिरफ्तार कर सकती है, इनको कुछ कंडीशन में तुरंत बेल मिल जाएगी, कुछ कंडीशन में इनको बेल नहीं मिलेगी। तो ये सारी गिरफ्तारी की प्रोसेस है, ठीक है। अब क्या होता है, बेल मिली हुई है, फिर भी यहाँ पे क्या हुआ, वो बाहर हैं या फिर ये अंदर हैं, जेल के अंदर हैं, फिर भी क्या हुआ, इनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला, तो यहाँ पे ये डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे। ये सारी की सारी प्रोसेस कोर्ट के थ्रू हो जाएगी, इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और कोई मामला नहीं बन रहा है, बट तो यहाँ पे क्या पुलिस लगा देती है, एक होता है शब्द FR। ये FR शब्द यहाँ लिखा तो नहीं है, बट एज्यूम किया जाता है कि जब मामला नहीं बनता है तो फाइनल रिपोर्ट लगाती है। तो फाइनल रिपोर्ट के लिए यहाँ पे सीधा सा नहीं बोला गया हुआ है, जैसे CBI लगाती है क्लोजर रिपोर्ट, ये फाइनल रिपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो मामला नहीं बनता तो यहाँ तो ठीक है भाई, उनको छोड़ दिया। बट अगर फर्दर कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई, कोई और एविडेंस सामने आ गया पुलिस वालों को, तो वो क्या करती हैं, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो जो एक्यूज्ड है अकॉर्डिंग सेक्शन 319 फिर से अभियुक्त बनाया जा सकता है, एक्यूज्ड बनाया जा सकता है, उसके ऊपर चार्ज फ्रेम किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन हो गया, अपराध हुआ है, अपराधी ने अपराध किया है, मीन्स जो एक्यूज्ड है उसने मुझे मारा था तो उसने अपराध किया है। तो अपराध हुआ है 173(2) के अकॉर्डिंग चार्जशीट सबमिटेड कर दी जाएगी, कहाँ पे, कोर्ट में कर दी जाएगी। और इसके बाद का जो प्रोसीजर होगा वो ट्रायल का प्रोसीजर होगा, कोर्ट देखेगी, इसके बाद ट्रायल का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो ये फर्दर टॉपिक है। अब सेकंड टॉपिक पे आ जाते हैं।
अब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया, पुलिस ने लगा दिया FR, फाइनल रिपोर्ट लगा दी 169 के अकॉर्डिंग। अब कहानी देखिए क्या था, मुझे किसी ने सच में मारा था, मैंने जो FIR की थी सच में की थी, और पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और उनको लगा कि किसी ने नहीं मारा था, कुछ भी ऐसा नहीं था। या फिर हो सकता है कि वो पुलिस उससे मिल चुकी हो और क्या हुआ हो, मेरे केस को उसने ख़त्म करने के लिए लगा दिया FR। अब अपराध नहीं हुआ, उसने FR लगा दिया, मजिस्ट्रेट के पास भी एक कॉपी भेज दी कि कोई अपराध नहीं हुआ है, सारी चीज़ें ख़त्म। बट अब इसके बाद एक चीज़ होती है जो कि है कि मेरे पास एक विशेषाधिकार है, यानी कि जिसने सूचना दी थी उसके पास एक विशेष अधिकार है, जिसे कहते हैं सूचनादाता का विशेष अधिकार। अब ये अधिकार क्या है, तो सूचनादाता को FR की नोटिस जाती है, मुझे क्या होगी, मुझे FR की नोटिस आएगी कि आपका केस क्लोज कर दिया गया है। अब मुझे तो चोट लगी थी, मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा ऐसे कैसे आप कर सकते हैं। तो मैं या तो मान लूँगा कि चलिए ओके ठीक है, आपने FR लगा दिया, सब कुछ ख़त्म, केस ख़त्म हो गया, मैंने मान लिया कि कोई साक्ष्य नहीं मिला, मैंने मान लिया और ओके कर दिया, यहाँ केस ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें ख़त्म। सेकंड नंबर पे मुझे ये है कि नहीं नहीं नहीं, गलत है, मेरे साथ तो क्राइम हुआ है, आप उसको पनिशमेंट दीजिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं कर रही है, तो यहाँ पे मेरे क्या अधिकार आ जाते हैं। तो मैं एक एप्लीकेशन दूंगा, ठीक है, कि मेरा जो साक्ष्य है, जो सेक्शन 161 में लेना था वो नहीं लिया गया, यानी कि मेरा भी अगर साक्ष्य लिया गया होता तो वो एक सफिशिएंट वैल्यू रखता कि कोर्ट में केस जाता, बट मेरा साक्ष्य नहीं लिया गया, मेरा एविडेंस ही नहीं लिया गया कि मुझे मारा गया था, पीटा गया था, कुछ भी नहीं। तो मैं सबसे पहले एक एप्लीकेशन दूंगा कि 161 में मेरा कोई भी बयान नहीं लिया गया था। अब 169 में पुलिस ने जो रिपोर्ट लगाई है, मैं उसको चुनौती दे सकता हूँ गलत होने के आधार पे। तो जिस मजिस्ट्रेट के सामने मैं इसे चुनौती दूंगा कि जो FR इन्होंने लगाई है वो गलत लगाई है, मेरा बयान नहीं लिया गया, सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, तो मजिस्ट्रेट के पास एक पावर है। वो पावर क्या है, स्वयं संज्ञान लेने की सेक्शन 190 में, तो वो उसे संज्ञान में ले सकता है, कॉग्निजेंस में ले सकता है, और वो क्या करेगा, इस कॉग्निजेंस में लेने के बाद 202 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 202 के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, री इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट कर सकता है, निर्देश कर सकता है उन पुलिस ऑफिसर्स को या फिर किसी भी ऑफिसर इंचार्ज को कि आप इस केस को दोबारा से देख लीजिए, री इन्वेस्टिगेट कीजिए, और उसके बाद का सारा वही प्रोसेस कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर अगर कोई भी केस बनता है तो वो चार्जशीट फाइल करेंगे या फिर FR लगा देंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ये मैंने लेमैन की तरीके से इसको कवर करने की कोशिश की है। आपको और भी कोई वीडियो जो इम्पोर्टेंट लगते हों आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियो लाइक अभी अरेस्ट बनाने वाला हूँ और भी बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ जो कि लॉ रिलेटेड भी हैं और कहीं ना कहीं आपके डेली लाइफ को भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो उसमें आपको ज़रूर मदद मिलेगी लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।